हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीज आर्ट क्लासेस पर। ये क्लासेस जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। चलिए तो आज के क्लासेस को जो है स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, अभिनव भारत से जो है कौन संबंधित थे? तो अभिनव भारत से जो है बीडी सावरकर संबंधित थे। तो अभिनव भारत से जो है बीडी सावरकर संबंधित थे। डिस्कशन देखिए, अभिनव भारत से विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर जो है संबंधित हैं। यह एक गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी थी जिसे 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने मिलकर स्थापित किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू किया गया था। डिस्कशन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाया गया था। आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी तक जो है 240 मील की पैदल यात्रा करके की थी। इस यात्रा का उद्देश्य जो है नमक कानून का उल्लंघन करना था जो अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था। इस यात्रा को दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। यह आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून के उल्लंघन के साथ शुरू हुआ था। गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर कानून का उल्लंघन किया, जिसके बाद पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन फैल गया था। इस आंदोलन में लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया, करो या मरो का भुगतान करने से इनकार कर दिया और कई अन्य प्रकार के सविनय अवज्ञा में शामिल हुए। 1931 में जो है गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता किया और आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि 1932 में जो है आंदोलन को फिर से शुरू किया गया था। अब है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए जो है करो या मरो का नारा दिया? ऑप्शन ए है पूनम स्वराज संकल्प, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है दांडी मार्च यानी कि नमक यात्रा आंदोलन, ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। ये हो जाएगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। डिस्कशन देखिए, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बम्बई में गांधी जी द्वारा अल्फ्रेड पार्क में आयोजित एक बैठक में शुरू किया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा दिया, जिसका मतलब था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हर भारतीयों को पूरी तरह से संघर्ष में जुट जाना चाहिए और इसके लिए जो है वे किसी भी हद तक जा सकते थे। इस आंदोलन का उद्देश्य जो था ब्रिटिश सरकार से तत्काल भारत की स्वतंत्रता की मांग करना था। 1938 में जो है किस कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया? 1938 में जो है किस कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया? तो ये गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यानी कि 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। यानी कि 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ये हो जाएगा श्रीदीप नारायण सिंह। श्रीदीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। श्रीदीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। भारत के किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की?
भारत के किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की? भारत के किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की? तो ये जो है लॉर्ड लिनलिथगो थे। ये जो है लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। डिस्कशन देखिए, भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी। यह प्रस्ताव जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समर्थन हासिल करने के लिए प्रयास किया गया था। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था और ब्रिटिश सरकार को भारत का समर्थन चाहिए था। इस उद्देश्य से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को शिमला में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में कुछ शामिल थे। अगस्त प्रस्ताव में देखिए तो युद्ध के बाद भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। भारत को डोमिनियन स्टेटस स्वशासन देने पर विचार किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस को यह प्रस्ताव पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी मांग से कम लगा, जबकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना पर जोर दिया। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आर.एन. माधोलकर। इसका आंसर हो जाएगा आर.एन. माधोलकर। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आर.एन. माधोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आर.एन. माधोलकर ने किए थे। और ये 27वां अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आर.एन. माधोलकर कर रहे थे। अब है फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बर्लिन में की गई थी। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बर्लिन में की गई थी। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बर्लिन में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है किस स्थान पर हुआ था? तो ये जो है बांकीपुर में हुआ था। ये जो है बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है बांकीपुर पटना में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है बांकीपुर पटना में हुआ था। आर.एन. माधोलकर जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब है 1945 में शिमला सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? 1945 में जो है शिमला सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ये जो है लॉर्ड वेवेल था। ये जो है लॉर्ड वेवेल था। 1945 में जो है शिमला सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। 1945 में जो है शिमला सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। डिस्कशन देखिए, 1945 में जो है शिमला सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय जो है लॉर्ड वेवेल था। लॉर्ड वेवेल ने शिमला सम्मेलन बुलाया था ताकि वेवेल योजना पर चर्चा की जा सके, जिसका उद्देश्य जो है भारत में स्वशासन की मांग को पूरा करना था। इस योजना में वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन शामिल था, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के लिए समान प्रतिनिधित्व का प्रावधान था। अब है बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हजारीबाग में हुआ था। ये हजारीबाग में हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो है हजारीबाग में हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो है हजारीबाग में हुआ था। 1916 में अडियार में होम रूल लीग की शुरुआत किसने की? 1916 में जो है अडियार में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा। ये किया गया था दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा। 1916 में जो है अडियार में होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसेंट की थी। 1916 में जो है अडियार में होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसेंट की थी।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा दिल्ली, ये हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। बाकी कानपुर, पटना, वाराणसी, ये तीनों जो हैं गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो मजरूल हक, मजरूल हक। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? मजरूल हक। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? मजरूल हक। 1916 में बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो है, जिसका उद्देश्य स्वशासन प्राप्त करना था, इस लीग के पहले अध्यक्ष जो है मौलाना मजरूल हक थे। उनके साथ राय बहादुर, पुरेंदु उपाध्याय और वैद्यनाथ नारायण सिंह और चंद्रवंशी सहाय सचिव के रूप में जुड़े थे। और दोस्तों इसी मौलाना मजरूल हक के नाम पे जो है बिहार में एक यूनिवर्सिटी भी खुली है। अगर आप लोग मीठापुर जाते होंगे तो वहाँ पे आपको एक यूनिवर्सिटी दिखता होगा, मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी। तो ये मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी जो है इन्हीं के नाम पे जो है बना है। अब है अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? अमृतसर एवं शिमला जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी ऊंचाई में भिन्नता जो है यह जो है जलवायु की भिन्नता का कारण है। ओके, अब है मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया? मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया? तो मदरलैंड नामक अखबार जो है मौलाना मजरूल हक ने प्रारंभ किया था। मदरलैंड नामक अखबार जो है मौलाना मजरूल हक ने प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सी कोयला खदान झारखंड में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन से कोयला खदान जो है झारखंड में स्थित है? तो ये हो जाएगा रामगढ़, ये हो जाएगा रामगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खदान जो है झारखंड में स्थित है? तो ये हो जाएगा रामगढ़। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। स्वराज पार्टी का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। डिस्कशन देखिए, स्वराज पार्टी का गठन जो है चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1923 में किया गया था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संवैधानिक तरीके से संघर्ष करना और भारत में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए जो है कार्य करना स्वराज पार्टी का उद्देश्य था। इस पार्टी का गठन जो है असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था, जब गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। स्वराज पार्टी के सदस्य गांधी जी के नीति से अलग थे और वे संविधान में सुधार और कांग्रेस के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश विधानमंडल में भागीदारी का समर्थन करते थे। अब है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? तो ये हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ये हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। यानी कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार में स्वराज दल की स्थापना जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। दुमट्टी लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? ठीक है, लोम मिट्टी में जो है मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण। दुमटी मिट्टी जिसे कि लोम मिट्टी भी कहते हैं, उसमें मिट्टी का सारा कण मिलता है, चाहे बालू कण हो, चिकना कण हो या फिर पांसू कण हो। दुमटी जिसे कि लोम मिट्टी कहते हैं, उसमें मिट्टी का सारा कण जो है मिलता है, चाहे वो बालू कण हो, चिकना कण हो या फिर पांसू कण हो।
अब है बिहार में स्वराज दल का गठन कब किया गया था? बिहार में स्वराज दल का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1923। इसका आंसर हो जाएगा 1923, यानी कि बिहार में स्वराज दल का गठन जो है 1923 में किया गया था। यानी कि बिहार में स्वराज दल का गठन जो है 1923 में किया गया था। अब है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी जो है किस मिट्टी में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी यानी कि क्लेई सॉइल में जो है, क्लेई सॉइल चिकनी मिट्टी में जो है पौधों को सबसे अधिक पानी मिलती है। चिकनी मिट्टी में जो है पौधों को सबसे अधिक पानी मिलती है। चावल की खेती किस हड़प्पा स्थल से जुड़ी है? चावल की खेती जो है किस हड़प्पा स्थल से जुड़ी है? चावल की खेती जो है किस हड़प्पा स्थल से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा लोथल। ये हो जाएगा लोथल, यानी चावल की खेती जो है लोथल हड़प्पा स्थल से जुड़ी है। चावल की खेती जो है लोथल हड़प्पा स्थल से जुड़ी है। डिस्कशन देखिए, चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जो है लोथल नामक हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था जहां चावल की खेती के अवशेष पाए गए हैं। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है और साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच में स्थित है। 1954 से 55 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई खुदाई में लोथल में चावल के दानों के अवशेष मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ चावल की खेती की जाती थी। किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरीज सबसे अधिक होती है? किस मिट्टी में जो है केशिका कैपिलरीज जो है सबसे अधिक होती है? तो ये हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जो है केशिका यानी कि कैपिलरीज जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। चिकनी मिट्टी में जो है केशिका यानी कि कैपिलरीज जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। हड़प्पा के लोग टीन कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पा के लोग जो हैं टीन कहाँ से प्राप्त करते थे? तो अफ़गानिस्तान से प्राप्त करते थे। हड़प्पा के लोग जो है टीन कहाँ से प्राप्त करते थे? तो हड़प्पा के लोग जो है टीन अफ़गानिस्तान से प्राप्त करते थे। महाद्वीप कैसे अलग हुआ है? महाद्वीप जो है वो कैसे अलग हुआ है? तो ये अलग हुआ है विवर्तनिक क्रिया से। विवर्तनिक क्रिया से जो है महाद्वीप अलग हुआ है दोस्तों। विवर्तनिक क्रिया से जो महाद्वीप जो है वो अलग हुआ है दोस्तों। अब है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह वाक्य भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में जो है अंकित है दोस्तों। ठीक है, देवनागरी लिपि में जो है अंकित है दोस्तों। आगे आते हैं। अब है निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है स्वरमंडल का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा निहारिका। ये हो जाएगा निहारिका। निहारिका जो है स्वरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका जो है स्वरमंडल का भाग नहीं है। अब है जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो हैं पार्श्वनाथ थे। डिस्कशन देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो हैं पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का जन्म जो है वाराणसी के पास कुशालगढ़ में हुआ था। वे अर्थशास्त्र के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ के जीवन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया और जैन धर्म के सिद्धांतों को फैलाने का कार्य किया। उन्होंने 4 प्रमुख व्रत दिए थे: अहिंसा यानी कि हिंसा से बचना, सत्य बोलना, अपरिग्रह यानी कि विलासिलता से बचना, चोरी से बचना। अब है अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना होता है? अरब सागर के पानी का औसत खारापन जो है कितना होता है? तो ये होता है 35 पीपीटी। ये होता है 35 पीपीटी, यानी कि अरब सागर के पानी का औसत खारापन जो है 35 पीपीटी होता है। यानी कि अरब सागर के पानी का औसत खारापन जो है 35 पीपीटी होता है।
अब है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। डिस्कशन देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, जो बौद्ध धर्म में कानून के पहियों को घुमाने का प्रतीक है। सारनाथ वाराणसी शहर के पास स्थित है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को यहाँ उपदेश दिया था। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह कहाँ पर स्थित है? काहिरा का समय जो है ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। तो पूछ रहा है बताइए काहिरा जो है कहाँ स्थित है? तो ये जो है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये जो है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है अजमेर में स्थित है। ये जो है अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में स्थित है दोस्तों। अब है तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा चीन। ये हो जाएगा चीन, यानी कि तकला मकान मरुस्थल जो है चीन में स्थित है। यानी कि तकला मकान मरुस्थल जो है चीन में स्थित है। अब है निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया था? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को जो है आरंभ किया था? ये हो जाएगा गुरु अंगद देव। ये हो जाएगा गुरु अंगद देव, यानी कि गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि को आरंभ किए थे। यानी कि गुरु अंगद देव जो है गुरुमुखी लिपि को जो है आरंभ किए थे। डिस्कशन देखिए, गुरुमुखी लिपि को आरंभ करने का श्रेय जो है सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद देव को जाता है। गुरुमुखी लिपि जो पंजाबी भाषा लिखने के लिए उपयोग की जाती है को गुरु अंगद देव जी ने विकसित किया था। उन्होंने इस लिपि को न केवल पंजाबी भाषा के लिए एक स्पष्ट और सरल लेखन प्रणाली के रूप में विकसित किया, बल्कि इसे सिख धर्म में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि में गुरु नानक देव जी के भजनों को संकलित किया और अपने स्वयं के 62 भजनों को भी जोड़ा, जिससे इस लिपि का महत्व और बढ़ गया। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को जो है कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये हो जाएगा बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब। हिंद सागर, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब। औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु की हत्या की गई थी? औरंगजेब के आदेश पर जो है किस सिख गुरु की हत्या कर दी गई थी? तो गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। 90 ईस्ट रीज किस महासागर में स्थित है? 90 ईस्ट रीज जो है किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में। हिंद महासागर में जो है 90 ईस्ट रीज जो है स्थित है। किस मुगल शासन के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? किस मुगल शासन के समय में जो है सर थॉमस रो भारत आया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों जहांगीर। ये हो जाएगा जहांगीर, यानी कि जहांगीर के समय में जो है सर थॉमस रो भारत आया था। यानी कि जहांगीर के समय में जो है सर थॉमस रो जो है भारत आया था। सर थॉमस रो 1615 में भारत आए और मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया। वे 1615 से 1619 तक जो है मुगल दरबार में रहे और कूटनीतिक बातचीत में शामिल रहे। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो है 1619 में सूरत में पहली ब्रिटिश व्यापारिक चौकी स्थापित हुई थी। अब है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। नादिर शाह के आक्रमण के दौरान भारत का शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के दौरान जो है भारत का शासन कौन था? तो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह था। नादिर शाह के आक्रमण के दौरान जो है भारत का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ठीक है। अब है वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का। वलन क्रिया जो है किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का। अब है मुगल चित्रकला का स्वर्ण कला डैश के शासनकाल को
दौरान था। तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण कला जो है किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर को कहा जाता है, जहांगीर को कहा जाता है। जहांगीर को जो है मुगल चित्रकला का स्वर्ण कला कहा जाता है। जहांगीर के समय में जो है मुगल चित्रकला को जो है स्वर्ण कला कहा जाता है, स्वर्ण काल के शासनकाल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जहांगीर के समय का जो चित्रकला था उसे स्वर्ण काल के शासन काल के रूप में जाना जाता है। महासागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? महासागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? क्या नदियां हैं, हवाएं हैं, स्थल है या फिर ज्वालामुखियों की राख है? तो इसका आंसर हो जाएगा नदियां। इसका आंसर हो जाएगा नदियां, यानी कि महासागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत जो है नदियां है, यानी कि महासागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत जो है नदियां है। महासागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत जो है नदियां हैं। नदियां अपने साथ चट्टानों और मिट्टी से घुले हुए लवणों को समुद्र में ले जाती है, जिससे समुद्र का पानी खारा होता है। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया और इसे रजनामा नाम दिया? निम्नलिखित में से किसने महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद करवाया और उसका नाम जो है रजनामा दिया? तो ये जो है अकबर है, ये जो है अकबर है। अकबर जो है महाभारत को फारसी में अनुवाद करवाया और इसका नाम जो है रजमनामा दिया। भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, 86 संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को जो है भारत के संविधान में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था? निम्नलिखित में से कौन जो है सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था? तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक था, ये जो है फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो है फिरोज शाह तुगलक था। सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो है फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में गियासुद्दीन तुगलक ने नहरों और कुओं का निर्माण करवाकर सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया था। उसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, जिससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिला। इससे अतिरिक्त उसने किसानों के लिए कई कल्याणकारी कार्य भी किए और भू राजस्व सुधारों को भी लागू किया। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। और जो लोग नए हैं दोस्तों चैनल पे, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। जो लोग अंत तक वीडियो को देख रहे हैं, आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि व्यूज बहुत जा रही है दोस्तों, लेकिन लाइक नहीं हो पा रही है। तो आप लोग लाइक भी करें वीडियो को, कम से कम जितना व्यूज जा रहा है उतना लाइक तो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग सेशन से जुड़े रहें, सेशन को देखें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर होती है। इस प्रैक्टिस क्लास से आप लोग जुड़े और ढेर सारा प्रैक्टिस करें। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।